एमएससी फाइनल के पेपर 6 में जो यूनिट 5 हम कर रहे हैं उसमें अब हमने कंजर्वेशन लॉस जो हैं उनको कंप्लीट किया था। और ये बताया था कि 4 जो कंजर्वेशन लॉस हैं उसके अलावा भी हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर, कंजर्वेशन ऑफ बैरियॉन्स, देन कंजर्वेशन ऑफ आइसोटोपिक स्पिन, कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस, इस तरह के 4 और हमारे, तो कुल मिला के 8 कंजर्वेशन लॉस हमें न्यूक्लियर प्रोसेसेस में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो चाहे वीक इंट्रैक्शन हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन सब के लिए फॉलो करने होंगे। और इससे ये देखा था कि एक हम क्वांटिटी करें हाइपर चार्ज तो वो कंजर्वेशन ऑफ बेरियन और स्ट्रेंजनेस दोनों को इंक्लूड करता है। और ये हमें डिफ़ाइन करता है कि किसी भी पार्टिकल का चार्ज कितना होगा, तो उसका साइन भी और उसका अमाउंट भी। और उसमें एक पार्टिकल्स हमने देखे थे लास्ट में कि हाइपरॉन्स होते हैं जो कि 2 से ज़्यादा प्रकार के काइंड्स ऑफ कॉक्स से मिलके बनते हैं, तो 3 और 3 से ज़्यादा। ना ये जितने भी कंजर्वेशन लॉज हैं जो फॉर्म होते हैं वो कोई ना कोई सिमिट्री प्रिंसिपल से आते हैं। और इसके अंदर कुछ क्वांटिटीज़ जो हैं उनका इन्वेरियंस, अचरता होना बहुत ज़रूरी होता है। ना इन्वेरियंस का मीनिंग ये होता है कि कोई भी क्वांटिटी वो उसके अंदर चेंज नहीं हो यदि हम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाएं, तो उसका फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए, वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला कंसेप्ट है वो इन्वेरियंस का, हम कई सारे इन्वेरियंस करेंगे जिसमें स्पेस ट्रांसलेशन एक है, उसके बाद एक स्पेस का रोटेशन है, उसके बाद एक हम गेज इन्वेरियंस का करेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन का, और इसके अलावा एक आइसोटोपिक स्पिन, चार्ज का रिफ्लेक्शन, जैसे Q से आप -Q कर दें तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, या अगर ऐड हो जाएं आइसोटोपिक स्पिन्स तो क्या होगा। तो इस तरह के हम ये ट्रांसफॉर्मेशंस हम इनसे, इसमें जो इन्वेरियंस है उनको हम देखेंगे इस वाले लेक्चर में। तो पहला जो है वो हमारा स्पेस ट्रांसलेशन इन्वेरियंस है। ना स्पेस को हम आप डिफाइन कैसे करते हैं कि आपने अगर कोऑर्डिनेट लोअर क्लास में पढ़ा है तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस जो होते हैं हमारे रूपांतरण, उनके अंदर हमें एक डिफ़ाइन करना पड़ता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसके अंदर जो पार्टिकल मूव करता है वो जो फॉर्म होता है सिस्टम, वो एक स्पेस है। तो आपके पास स्पेस में 2 कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं, जैसे एक्स वाई का स्पेस हो गया, या फिर 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हो सकता है। बट आपके पास इससे भी ज़्यादा अगर कोऑर्डिनेट्स हैं, एन नंबर ऑफ़ कोऑर्डिनेट्स हैं जैसा कि फेज स्पेस में होता है, तो आप उसके अंदर 6 एन कोऑर्डिनेट्स जो है वो भी एक स्पेस, फेज स्पेस हमें फॉर्म करता है। तो जब हम क्वांटम मैकेनिक लेवल पे जाते हैं तो हम फेज स्पेस का कंसेप्चुअल ही यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम क्लासिकल जो हमारे नॉर्मल कंपोनेंट से कोऑर्डिनेट जानते हैं हम अलग अलग फॉर्म के, चाहे वो सिलिंड्रिकल हों, स्फेरिकल हों, चाहे वो कार्टेशियन हों, तीनों में हमें ये फॉलो करना। तो इसको समझने के लिए हमें ये मानना है कि जो भी स्पेस है, चाहे वो हम क्वांटम मैकेनिकल ले रहे हैं, चाहे वो हम क्लासिकल ले रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि सपोज़ कीजिए कि वो जो स्पेस है वो होमोजीनियस है, मीन्स एक समान है सब रूप से, और तो ऐसे में उसका घनत्व भी बराबर रहेगा, और एक यूनिफॉर्म है, एक समान है वो, और सब तरह व्यवस्थित हैं, दे आर अरेंज्ड इन ऑल द पॉइंट्स इक्वली। तो इसका मीनिंग ये होगा कि यदि वो स्पेस होमोजीनियस है और यूनिफॉर्म है तो उसकी ट्रांसलेशनल सिमेट्री होगी एट ऑल पॉइंट्स। मीन्स यदि आप उसको एक लाइन से खींचें तो वो हर नियत दूरी पर, डिस्टेंस पर उनका जो मान है वो फिक्स रहेगा, चाहे आप उसकी कोई भी अगर
किसी भी दिशा में आप चले जाएं और किसी भी एक अभी तो इसमें वन डिमेंशनल रहेगा, तो एक लाइन के अंदर उनके रेगुलर स्पेसिंग में वो उनकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो स्पेस की सेम। तो प्रॉपर्टीज़ जो फिज़िकल सिस्टम बनेगा वो कैसा बिहेव करेगा कि यदि कोई इक्वेशन आप इमोशन लगाते हो या कोई और तरह के कोई आप साई की कोई कैलकुलेशन करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो वो जो क्वांटिटी है वो फिज़िकल सिस्टम वो सभी तरह से जहाँ पे भी लोकेशन होगा उसका एम्प्टी स्पेस में, उन पे समान तरह से व्यवहार करेगा। उसका जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होगा। वो जैसा इनिशियल पॉइंट पे था वैसा का वैसा ही सभी जगह रहेगा। तो इससे क्या निष्कर्ष होता है कि जितनी भी हमारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं आइसोलेटेड फिज़िकल सिस्टम के, वो इनवेरिएंट रहेंगी। अगर हम उनको कंसिडर करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो सभी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक आइसोलेटेड फिज़िकल सिस्टम में इनवेरिएंट रहेंगी। किससे? जब हम विद रिस्पेक्ट टू अ ट्रांसलेशन ऑफ द सिस्टम, जब हम उसका एक रूपांतरण करें, ट्रांसफॉर्मेशन करें इन स्पेस। और इसके अंदर ये इम्पॉर्टेंट है कि वो एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जैसा हम फर्स्ट ईयर की क्लासेस में भी पढ़ते हैं, अर्ली क्लास में भी, या आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी पढ़ा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। यदि वो यूनिफॉर्म स्पीड से अगर चल रहा है किसी दूसरे फ्रेम से, तो द लॉज ऑफ नेचर या फिज़िक्स दे विल नॉट चेंज। इसका एक एग्जांपल है, अगर आप अपने को समझना है ये किस तरह से होता है कि अब मान लीजिए किसी भी सिस्टम है या मैटर है, उसके अंदर एक आइसोलेटेड मॉलिक्यूल लेते हैं हम। अब कोई भी चीज़ तो बहुत सारे जो मॉलिक्यूल है वो खुद ही अपने आप में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई से मिलके बनते हैं, और वो पूरा सिस्टम भी कई सारे मॉलिक्यूल से मिलके एक पूरा कोई मैटर क्रिएट होता है। तो यदि हम उसके अंदर एक मॉलिक्यूल के लिए बारे में सोचें, तो वो हर मॉलिक्यूल जितना भी होगा उसके अंदर सिस्टम में, उनको हम एक जैसा ही मानते हुए हमारी कैलकुलेशन करते हैं कि उनका जो व्यवहार है, अगर हम कोई उसमें करते हैं ट्रांसलेशन या किसी तरह का हम स्पेस में कोई क्वांटिटी का मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो वो उसी तरह से डिस्क्राइब होगी। ये इस पे निर्भर नहीं करेगा कि वो मॉलिक्यूल कहाँ रखा है, किसके सापेक्ष, जो रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। तो रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर वो उसका जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है उस मॉलिक्यूल का, वो सेम रहेगा। उसको हम स्पेस के किसी भी पॉइंट पर रख दें। तो ऐसा ही हम मान के हमारी जो पूरी केमिस्ट्री है और फिज़िक्स में भी जो मैटर का बिहेवियर है, उसको हम प्रोपोगेट करते हैं और एक सिंगल इक्वेशन हम लिखते हैं, ये मानते हैं। तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, वो निष्कर्ष वो यही है, क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं कि जब ऐसा हम मोमेंटम जो है वो m/v अगर क्लासिकली समझते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट से आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यदि एक हम इस तरह से सोचें तो टोटल मोमेंटम जो है वो हम ये कहते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट होता है, और जब ऐसा होता है तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी ज़ीरो, सो देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग, ऐसा हम क्लासिकल में करते हैं। तो टोटल मोमेंटम जो है वो सिस्टम का कांस्टेंट होता है। तो इस केस में हमारा ये निष्कर्ष रहेगा कि ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये कहाँ से आया। तो एक किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम विलगित निकाय के लिए ये इज़ अ रिजल्ट ऑफ, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इज़ अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसलेशनल इनवेरियंस ऑफ द लॉज डिस्क्राइबिंग द सिस्टम। तो यदि वो जो उसके सिस्टम में अगर मोमेंटम कंजर्वेशन हो रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है कि उसकी जो सिमिट्री है, जो इन्वेरियंस है ट्रांसलेशन करने पर, वो उसकी बरकरार रहती है, वो इनवेरिएंट रहता है। ट्रांसलेशनल इनवेरियंस उसके अंदर इनबिल्ट प्रॉपर्टी होगी, तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देगा। इसका एक
समझने के लिए एक और एग्जांपल है कि सपोज़ कीजिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, सपोज़ कीजिए एक हमने दो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स के बीच में रख दिया जिनके ऊपर ऑपोजिट चार्जेस थे। और अब जो ये इलेक्ट्रॉन जो जब रेस्ट में था तब तो उसके अंदर कोई स्पिन नहीं होगा, बट लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस किया जाए इन पैरेलल टू द प्लेन्स तो उसके अंदर क्योंकि कोई मूवमेंट, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि उसको डिस्टर्ब किया जाए और सेट किया जाए मोशन को, तो उसका जो मोमेंटम है पैरेलल टू द प्लेन्स वो कांस्टेंट रहेगा। और इससे हम ये कहते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स है। तो ये जो फंडामेंटल फैक्ट है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिराइव करना है अगर हमें, तो वो उसके लिए हमें उसके स्पेस ट्रांसलेशन जो है उसको इन्वेरिएंट करना पड़ेगा। अगर वो इन्वेरिएंस नहीं है तो यहाँ वॉयलेशन होता है। तो ऐसा कोई अभी तक नहीं हुआ है प्रोसेस जिसके अंदर कि ये फॉलो नहीं होता हो। दूसरा हमारा जो कंसेप्ट है वो है कि स्पेस रोटेशन इन्वेरिएंस क्या है। तो जिस तरह से हमने ट्रांसलेशन किया किसी भी उसका एक दिशा में हमने उसको डिस्प्लेसमेंट किया और उसके बाद उसको देखा कि सभी जगह वो समान रूप से व्यवहार कर रहा है, उसी तरह सपोज़ कीजिए हम किसी चीज़ को रोटेट करना चाहते हैं और अब ये जो स्पेस है मान लीजिए आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक मीन्स सभी दिशाओं में एक जैसा होना। तो इसको समझने के लिए कि क्या कहेंगे, तो इसको मतलब ये हुआ कि इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है कहीं भी पॉइंट में ले लें तो वो वैसा का वैसा ही हमें प्रतीत होगा, हमें दिखेगा। तो रोटेशनल सिमेट्री है एट एनी पॉइंट। इससे हम क्या निकालते हैं कि जो भी हम प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करने वाले हैं उस आइसोलेटेड सिस्टम की, वो उसके ओरिएंटेशन पे किस तरह से घुमाया गया है और उस स्पेस में प्लेस किया गया है विद सर्टेन एंगल, तो वो उससे इंडिपेंडेंट रहेगा यदि हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पॉइंट चूज कर लें। तो इसका एक एग्जांपल है वही जैसे मॉलिक्यूल के लिया था पिछली बार में। अगर एक आइसोलेटेड मॉलिक्यूल ले लें तो पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो भी उस मॉलिक्यूल के बारे में डिस्क्राइब करें या हम कोई क्वांटिटी का को निकालें या हम उसको समझने की कोशिश करें, तो वो जो चीज़ है, जो प्रॉपर्टी, वो इंडिपेंडेंट होगी कि हम उस मॉलिक्यूल को कैसे ओरिएंट करते हैं उस ऑब्ज़र्वर के। तो ऑब्ज़र्वर के रिलेटिव हम उस मॉलिक्यूल को कैसे ओरिएंट करते हैं इसके ऊपर वो निर्भर नहीं करेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अब एक क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो हमने ये पढ़ा कि उस कंजर्वेशन लॉ में कि टोटल जो 4 बेसिक कंजर्वेशन लॉज हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। और हम क्लासिकल पढ़ते हैं तो समझते भी हैं कि उसका जो टॉर्क है वो ज़ीरो हो जाता है बिकॉज dl/dt इज़ ज़ीरो एंड r×f इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पे अगर वो ज़ीरो होता है तो उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन है ये कहाँ से आता है? ये हमारे जो स्पेस का रोटेशनल इन्वेरिएंस है उससे आता है। तो हम इसको स्टेट करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is a result of the rotational invariance of the laws describing the system। तो जितने भी हमारे फिजिक्स के जो हम रूल्स और लॉस पढ़ते हैं यदि वो इन्वेरिएंट रहते हैं रोटेशन करने पर, रोटेशनल इन्वेरिएंस में, तो हम ये कहेंगे कि ये उसका एंगुलर मोमेंटम टोटल कंजर्व रहेगा। इसका एक एग्जांपल है जो हम लेते हैं कि जैसे सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स पढ़ते हैं जब, और सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स में हमने देखा कि वो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स है और आपके कूलम फोर्स भी जो है वो सेंट्रल फोर्स है, और इन सब की जो है वो एक स्फेरिकल सिमेट्री होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो
तो यहाँ पे इन सेंट्रल फोर्स के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये हम प्रूव भी कर सकते हैं। और उसका एक सिंपल आर क्रॉस एफ से भी अगर क्लासिकली समझते हैं तो आप समझ सकते हैं इसको। तो इससे रिज़ल्ट क्या होता है कि रिज़ल्ट इस सिमिट्री की वजह से इसके अंदर जो एंगुलर मोमेंटम है रिलेटिव टू दी सेंटर ऑफ फोर्स, जहाँ से भी हम पॉइंट ले रहे हैं, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, जो रेफरेंस बिंदु है, वहाँ से यदि हम इसका लेते हैं तो उसके अंदर सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। और आपने वहाँ देखा भी क्लासिकल में आर क्रॉस एफ इज़ ज़ीरो। सो बिकॉज आर जो है वो रेडियल जो लाइन पास होती है उस प्रेक्षक से और दूसरे पॉइंट पे जहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो, तो वो दोनों जो हैं वो एक पैरेलल होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। तो अगर मान लीजिए तो स्फेरिकल सिमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं जो फोर्सेस से सेंट्रल, लेकिन किसी सिस्टम में मान लीजिए सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, जैसा कि फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पे लगे और एक डायटोमिक मॉलिक्यूल में जिसके अंदर की ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, तो उसके अंदर अगर लें तो सिलिंड्रिकल सिमेट्री, या चार्ज पार्टिकल को आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दें यूनिफॉर्म, तो भी उसकी जो सिमेट्री है वो सिलिंड्रिकल सिमेट्री हो जाती है। तो इस केस के अंदर क्योंकि वो फॉलो हो नहीं हो सकता, तो इसके अंदर ऐसे केसेस में हमें उसका किसी एक पर्टिकुलर रोटेशन एक्सिस जो है या सिमेट्री एक्सिस उसको लेना होता है, और उससे हम उस कंपोनेंट को एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट कर देते हैं। तो आपने देखा होगा स्पिन का जो z कंपोनेंट है, जैसे दो वैल्यूज़ होती हैं प्लस हाफ माइनस हाफ, इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो स्प्लिटिंग होता है, और ये लेकिन एस जेड जो कंपोनेंट है वो उसको हम इस केस में लेते हैं। ऐसे ही हमने आइसोटोपिक स्पिन के भी जेड कंपोनेंट में किया था, जो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जितने भी जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल सिमेट्री की हम बात करते हैं कि ये मेंटेन होनी चाहिए और लॉज जितने हैं वो उसको फॉलो करने चाहिए, तभी वो कंजर्वेशन लॉज आएंगे। इसकी वजह से कुछ लिमिटेशंस जो है हमारी फिज़िक्स लॉज पे जो है वो रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है। ये इम्पोज करना कि ये इनवेरिएंट होंगे, तो सिमेट्री जो है वो कुछ लॉज के लिए परेशानी क्रिएट करती है, लेकिन मैथमेटिकल है, प्रैक्टिकल फॉर्म में इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको हम समझ भी नहीं पाते हैं कई बार ढंग से, टाइम का कंसेप्ट। और टाइम एक्चुअल में क्या होता है कि टाइम को हम डिफ़ाइन करते हैं कई बार कि भाई कोई घटना इवेंट हुआ और एट अ सम प्लेस, और उनके बीच में कोई डिफरेंस रहा, दैट इज़ योर टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे आप कैसे समझें कि अगर मान लीजिए मुझे इनवेरिएंस समझना है टाइम ट्रांसलेशन का, टाइम का ट्रांसलेशन कैसे हो सकता है, तो उसके अंदर अगर इनवेरिएंस समझना है तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, फिज़िकल सिस्टम, जिसके अंदर कि यदि हम बाहरी आइसोलेटेड दुनिया में उसको रख दें, या हम जैसे उसको हम शुरुआत करें, जैसे मान लीजिए दो सिस्टम है उसके अंदर क्लॉक्स जो हैं वो उन्होंने मिलान कर लिया और हमने उसको अब क्लिक करके छोड़ दिया, तो वो सिस्टम ऐसे बने, लीव ऐसा इवॉल्व हो जाए कि जहाँ से बाहर से अगर इंटरफेरेंस नहीं हो, तो उनका जो समय के साथ जो परिवर्तन होगा वो उस पर निर्भर नहीं करे कि जब वो प्रिपेयर किया गया था, इनिशियली जो है दोनों का मिलान किया गया था, वो एक ही तरह से आगे बढ़े। तो ये जो चीज़ है वो कहलाती है टाइम का ट्रांसलेशनल। और इसका बहुत ही रिगरस मैथमेटिक्स है जो हमारे कोर्स में नहीं है, और इसको एक सर्वे हमें प्रिलिमिनरी समझना है कि इसको कैसे समझें। तो आप अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल से समझ सकते हैं कि वहाँ पे जब हम एक इक्वेशन लेते हैं टाइम और एनर्जी की, तो वो जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल है वो हमें एच क्रॉस के बराबर प्रोडक्ट देता है।
तो यहाँ पे यदि कोई टाइम का हमें सिमेट्री का जो इन्वेरियंस है, ट्रांसलेशन का वो समझना है, तो उसको हमें एनर्जी के साथ जोड़ना होता है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है अगर फॉलो हो रही है तो इसका मतलब यही है कि उसके अंदर टाइम का ट्रांसलेशनल इन्वेरियंस इनबिल्ट है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द invariance of the laws describing the system relative to the chosen origin of time। तो अगर हम किसी सिस्टम को बिना बाहर के इंटरफेरेंस से एक आइसोलेटेड सिस्टम में करके छोड़ दें और उसको अपने आप ही इवॉल्व होने दें, तो वो हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देगा यदि वो इन्वेरिएंट रहता है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये एक बहुत ही सर्वमान्य है कि जितने भी लॉज हैं क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स के, वो इन्वेरिएंट रहते हैं रिलेटिव टू द टाइम ट्रांसलेशन। इससे नेक्स्ट अब हम आ रहे हैं इस पॉइंट पे जिसको हम बोलते हैं गेज के ट्रांसफॉर्मेशन इन्वेरिएंस। ना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब पढ़ते हैं हम, तो वहाँ हम दो तरह के गेज पढ़ते हैं, एक लॉरेंट्ज गेज, एक कूलम्ब गेज। और हम ये देखते हैं कि जो कूलम्ब गेज है दैट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द चार्ज, बट लॉरेंट्ज गेज is associated with the photons, and it is the cross result of the del dot A like thing which is a vector potential होता है। तो यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट है वो ये है कि यदि हमें कोई गेज इन्वेरिएंट रहता है, कोई भी, जैसे डेल डॉट ए मान लो हम कहते हैं जनरल में कि ज़ीरो, इसका मतलब यह है कि वो उसका वेक्टर हरदम परपेंडिकुलर रहेगा। फोटॉन्स के लिए ऐसा होता है, मैक्सवेल इक्वेशन से भी आता है। तो ये हम कहते हैं कि यदि ऐसा कुछ होता है और कूलम्ब गेज उसमें एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे किसी भी गेज के लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वो किसका रिजल्ट होगा कि उसका इन्वेरियंस ऑफ द लॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम मैक्सवेल इक्वेशन से समझते हैं, विद रिस्पेक्ट टू, यदि वो मैक्सवेल इक्वेशंस गेज ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वेरिएंट रहती हैं, अगर उनका फॉर्म चेंज नहीं होता है जैसा आप पढ़ते हो, प्रीवियस में पढ़ा है, तो अगर उनका फॉर्म चेंज नहीं होता है, इन्वेरिएंट रहती हैं, जितने भी हमारे मैक्सवेल के रिलेशंस हैं उनका गेज ट्रांसफॉर्मेशन करने पर, तो वो हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देगा। तो जैसा बताया, अब इसके अंदर सिंपल जो केस है वो ये है कि अगर हम किसी भी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे है उसका ज़ीरो चेंज करना चाहें, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्केलर से नॉर्मली कनेक्टेड होती है, और तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए स्केलर पोटेंशियल जैसे लें, तो यदि अगर वो चेंज जो हम करना चाहते हैं वो उसकी फील्ड को प्रभावित अफेक्ट नहीं करता हो, जैसा कि मैक्सवेल इक्वेशन में इनबिल्ट इक्वेशंस में होता है, तो वो हमें जो है वो गेज ट्रांसफॉर्मेशन देगा। और दूसरा एक गेज ट्रांसफॉर्म है जिसके अंदर कि हम, जैसे मैंने बताया, उसके अंदर हमें फेज़, वेव फंक्शन की फेज़ से रिलेटेड अगर चेंज होता है तो हम इसको साई को ई आयोटा डेल्टा साई से रिप्लेस करें, और उसके अंदर अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो कि ऑब्जर्व क्वांटिटी होती है वो अगर चेंज नहीं हो, ऐसा ही होगा अगर ये फंक्शन चूज़ करेंगे, तो ये एक गेज को हमें बताएगा। तो ये दो गेज हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देंगे। इसके बाद जो हमारा कंजर्वेशन है लॉ है वो एसोसिएटेड है एक क्वांटिटी जो हमने पिछले स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस के लिए बेसिकली पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी वैल्यू होती है, और वो है आइसोटोपिक स्पिन रोटेशन इन्वेरियंस। तो आइसो स्पिन जो है वो हमने बताया भी था कि उसके अंदर जो थर्ड कंपोनेंट है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है टोटल न्यूक्लियर फोर्स के किसी भी प्रॉपर्टी पे।
तो जो भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो टोटल आइसोटोपिक स्पिन से रेगुलेट होते हैं। तो इसका मतलब यही था कि जो न्यूक्लियर या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हैं वो चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर ऐसा है तो आइसोटोपिक स्पिन विल बी कंजर्व्ड इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस, and this is related to the invariance of the isotopic spin space rotation। तो यदि कोई स्पिन स्पेस में अगर रोटेशन हो रहे हैं तो उसके अंदर आइसोटोपिक स्पिन जो है वो कंजर्व रहेगी यदि हम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन लेते हैं। तो इसका समझने के लिए मीनिंग क्या है, इसका कंक्लूजन कि अगर कोई इंटरेक्शन दो पार्टिकल्स के बीच में हो रहा है और उनकी आइसोटोपिक स्पिन टॉ1 एंड टॉ2 हैं, तो टॉ1 डॉट टॉ2 तो वैलिड है, लेकिन टॉ z1 और टॉ z2 का ये जो प्रोडक्ट है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये जैसे बताया कि वो टोटल आइसोटोपिक स्पिन जो है वही रेगुलेट करेगा। ये कुछ ऐसा समझने के लिए कर सकते हैं कि जैसा एंगुलर मोमेंटम लेते हैं हम सेंट्रल फोर्स में, उससे आप एक सिमिलैरिटी बना सकते हैं। लास्ट हमारा एक है अब चार्ज रिफ्लेक्शन इनवेरिएंस। चार्ज इन्फ्लेक्शन का मतलब ये है कि यदि हम किसी भी स्ट्रॉन्ग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन में सारे चार्जेस को हम उनके ऑपोजिट साइन से रिप्लेस कर दें, क्यू को माइनस क्यू कर दें, तो ये हमारा प्रोसेस चार्ज रिफ्लेक्शन का हो जाएगा। और ये जो है हमें थर्ड कंपोनेंट ऑफ द आइसोस्पिन जो है वो देता है। तो z कंपोनेंट जो है उसका कंजर्वेशन वो हमारे चार्ज रिफ्लेक्शन का इनवेरिएंस है। सो अब हमारा नेक्स्ट जो है वो हम सिमेट्री प्रिंसिपल्स, जिसमें पैरिटी और चार्ज रिफ्लेक्शन के तो हो गया, अभी चार्ज कॉन्जुगेशन और टाइम रिवर्सल, ये तीन सिमेट्री प्रिंसिपल्स हैं जो कि करेंगे हम, और उससे फिर हम प्रूव करना चाहेंगे कि किस तरह से प्रोसेसेस जो है उनको फॉलो करते हैं।